हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन एनालिसिस, क्योंकि हम करने जा रहे हैं डिमांड एस्टिमेशन। और जो डिमांड एस्टिमेशन है उसके लिए हमने कल जो डिस्कस किया था एक मेथड, वो था डिमांड एस्टिमेशन यूजिंग क्वालिटेटिव अप्रोच या मार्केटिंग रिसर्च अप्रोच। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम डिमांड एस्टिमेशन थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिग्रेशन होती क्या है, रिग्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, रिग्रेशन का पर्पस क्या है। तो इस रिग्रेशन के टॉपिक को हम जस्ट ओरली जो है हम थ्योरेटिकली इसके ऊपर फोकस करेंगे कि रिग्रेशन क्या है। कि रिग्रेशन शोज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन इक्वेशन जो भी होती है उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये था बेसिक सी जो है रिग्रेशन की डेफिनेशन, जिसको हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है कि रिग्रेशन क्या है। तो रिग्रेशन शो करती है इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन दी डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब जो चीज़ें हमसे रेलेवेंट है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और हम बाकी चीज़ों के ऊपर जो है हम उसको इग्नोर करते चले जाएंगे। तो इस डायग्राम में देखें, ये एक स्कैटर डायग्राम है। ये स्कैटर डायग्राम कैसे बनी है, ये हमारे पास डेटा है, ये ईयर है, ईयर की पहली वैल्यू, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर एंड 10 ईयर्स का डेटा है। और हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे जो वाई है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे इस डायग्राम में वाई वेरिएबल को हमने वर्टिकल एक्सिस पे शो किया है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल वर्टिकल एक्सिस पे नॉर्मली शो किया जाता है। और हमने एक्स वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो किया है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। और हम ये देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स को इफेक्ट करती है। हम एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट सेल्स के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने ये जो पॉइंट लिए हैं डिफरेंट, ये 990, 1044, 1142, ये बेसिकली यहाँ से हमने लिए हैं। जैसे कि ये पहला पॉइंट है, पहला जो ईयर की वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है 10 और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है 44। तो हम यहाँ से एक्सिस से देख लेते हैं कि ये 44 यहाँ से और 10 इधर से नीचे से। तो हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की जब वैल्यू ली तो हमने देखा कि ये हमारे पास जो पहला पॉइंट था ये 1044 का ये आ रहा था। तो फिर हमने सेकंड पॉइंट लिया 940, तो हमारे पास ये 9 एक्स वेरिएबल का और 40 वाई वेरिएबल का, तो ये पॉइंट बन गया। फिर थर्ड ईयर की वैल्यू हमने ली 1142। तो 1142 को हमने देखा कि ये देखें, ये हमारे पास जो है 11 है और ये 42 यहाँ से आया। तो इस तरह से तमाम वेरिएबल्स, ये जो दो वेरिएबल हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इसकी जो हमने वैल्यूज़ ली डिफरेंट ईयर्स की, तो हमारे पास ये इस तरह से एक हमारे पास जो है ये यहाँ पे एक स्कैटर्ड पॉइंट यहाँ पे शो हो रहे हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम को हम कहते हैं कि ये है स्कैटर डायग्राम। तो अब इस स्कैटर डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक ट्रेंड हमें शो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड शो हो रहा है। ये ट्रेंड किस तरह का है? अपवर्ड ट्रेंड। ये अपवर्ड ट्रेंड क्या हमें शो करता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने से सेल्स रेवेन्यू जो है वो फर्म का इंक्रीज होगा। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल्स रेवेन्यू के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये हमने जो एक्चुअल पॉइंट्स थे हमने उन एक्चुअल पॉइंट्स को एक डायग्राम के अंदर शो किया, तो हमें यहाँ से रिलेशनशिप का अंदाज़ा हुआ दो वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करके यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं रिग्रेशन की तरफ कि रिग्रेशन हमें क्या शो करती है, जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन में एक होती है स्लोप कोएफिशिएंट, एक होता है उसका इंटरसेप्ट। जो स्लोप कोएफिशिएंट है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये लास्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन एंड पे दी गई है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे जो बी है ये स्लोप कोएफिशिएंट है और ए जो है इसका इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट है।
एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है और वाई शो कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो हम इससे आगे मूव करते हैं, क्योंकि हमने रिग्रेशन को ब्रीफली थ्योरेटिकली डिस्कस करना है, हमने ज़्यादा उसकी एस्टिमेशन को डिटेल से नहीं करना। तो ये इक्वेशन लिखी, ये इसकी रिग्रेशन एनालिसिस की लिखी हुई है ये डेफिनेशन। इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग द लाइन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा पॉइंट सो दैट द ऑल रिसर्चर्स कैन रीच द सेम रिजल्ट्स। मीन जो स्कैटर्ड पॉइंट अभी हमने देखे, तो स्कैटर्ड पॉइंट से हमें अंदाज़ा हो गया कि रिलेशनशिप किस तरह का था, लेकिन समटाइम्स स्कैटर्ड पॉइंट इतने स्कैटर्ड होते हैं कि हम रिलेशनशिप का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उस सूरत में हमें रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हमें देखना पड़ता है कि दो वेरिएबल से रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो इसको हम कहते हैं कि ये है जो रिग्रेशन एनालिसिस जो हमारा जो होता है मेथड, इसे हम कहते हैं कि ये है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है हमारे पास, जो हमें एक बेस्ट लाइन फिट करके देता है। तो अब यहाँ पे डेटा हमें वही जो हमने प्रीवियसली स्कैटर्ड पॉइंट्स हमने डेटा लिया वो यहाँ पे शो किया गया है। तो हम आगे मूव कर रहे हैं जी, क्योंकि हम अपने रेलेवेंट जो है वो चीज़ें करेंगे। ये एरर टर्म जो है ये हमें यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बेहतर अंदाज से इकोनोमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हवाले से जान लें। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए इस वक्त, हाँ ये देखें, ये इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन, और रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि बीटा नॉट जो है ये इंटरसेप्ट है, बीटा वन ये स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू है, या ये बीटा नॉट और बीटा वन क्या है, पैरामीटर्स। तो ये वाई आई जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो एक्स आई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जो ई आई यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो है ई आई शो कर रहा है रैंडम टर्म को या एरर टर्म को। एरर टर्म जिस तरह हम देख रहे थे प्रीवियस इस डायग्राम के अंदर कि एरर टर्म क्या होती है। एरर टर्म बेसिकली एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस है। जैसे कि आप देखें ये वो रिग्रेशन, ये जो लाइन है हमें यहाँ नज़र आ रही, ये है रिग्रेशन लाइन जिसे हम कहते हैं ये बेस्ट फिटेड लाइन है। जबकि ये जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं ये है एक्चुअल पॉइंट्स जो हमें स्कैटर डायग्राम में शो हो रहे थे। और एक्चुअल पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो बेस्ट फिटेड लाइन के ऊपर नहीं है, उससे ऊपर हैं या उससे नीचे हैं। अब ये जो एक्चुअल और ये एक्चुअल लाइन से जो इस ये जो लाइन है जो हमने यहाँ पे ली बेस्ट फिटेड लाइन, इस बेस्ट फिटेड लाइन से जो डिफरेंस है एक्चुअल पॉइंट का, ये कहलाता है एरर टर्म। जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक E1 है, ये E1 यहाँ पे शो कर रहा है इस डॉट का, इससे बेस्ट फिटेड लाइन से डिफरेंस। E2 क्या शो कर रहा है इस डॉट का बेस्ट फिटेड लाइन से डिफरेंस। तो इस तरह ये तमाम हम E1 E2 E3 E4 यहाँ पर लिखे गए हैं, ये एक्चुअल पॉइंट का इस बेस्ट फिटेड लाइन से डिफरेंस यहाँ पे शो कर रहा है, जिसे हमने वहाँ इक्वेशन में हमने लिखा ई आई क्या है बेसिकली एरर टर्म। तो ये हमने यहाँ पे इन सारी चीज़ों का भी हमने देखा। तो यहाँ पे ई आई जो डायग्राम में शो हो रहे थे E1 E2 E3 वो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एरर टर्म को शो कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मॉडल है, ये यहाँ पे जो हेड लगाया गया है, ये हेड जो है ये एस्टिमेटेड पैरामीटर्स को शो कर रहा है। यहाँ पे जो हेड यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो बहरहाल हम एक लिमिटेड से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये इकोनोमेट्रिक्स से ज़्यादा रेलेवेंट है। तो ये बीटा कोफिशिएंट मीन्स कि जो स्लोप कोफिशिएंट है उसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। तो ये जो है ये फार्मूला है अल्फ़ा जो है हेड का, ये मीन्स कि ये इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, उसने सारी जो है चीज़ें कैलकुलेट की है, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। तो ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हमारा पर्पज़ होगा इसको एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना। तो ये एस्टिमेशन एग्जांपल है जो पीछे ली गई थी, वैल्यूज़ जो एस्टिमेट होके आई हैं ये हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके बाद इन वैल्यूज़ को जो है वो फार्मूले के अंदर फार्मूले में पुट किया गया है, और फिर देखा गया है कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या है। जब फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आई वो 7.60 आई,
और स्लोप कोएफिशिएंट की वैल्यू आई 3.53। तो ये वैल्यूज़ क्या शो करती हैं, ये 7.60 क्या शो करती है कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ना हो तो फर्म की सेल्स कितनी है, 7.60 मीन्स अगर एक्स 0 होगा तो फर्म की सेल्स कितनी होगी, 7.60 मीन्स ये फिक्स सेल्स है बैंक की, फर्म की, अगर हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं भी होते उस सूरत में। तो अब यहाँ पे 3.53 जो है ये स्लोप कोएफिशिएंट है। ये स्लोप कोएफिशिएंट क्या शो करता है, स्लोप कोएफिशिएंट शो करता है कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बाय 1 रुपी इंक्रीज होंगे तो सेल में इंक्रीज आएगा 3.53 रुपीज़। तो ये जो स्लोप कोएफिशिएंट है ये हमें चेंज शो कर रहा है, यूनिट चेंज इन सेल्स ऑफ द फर्म ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना चेंज आएगा, ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सेल्स का चेंज आएगा 3.53 यूनिट्स, या अगर रुपीज़ में ले रहे हैं तो 1 रुपी इंक्रीज़ करने से एक्सपेंडिचर को, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को, सेल्स में इंक्रीज़ आएगा 3.53 रुपीज़ अगर हम एडवर्टीजमेंट को बाय 1 रुपी इंक्रीज़ करेंगे। फिर हमारे पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो टी टेस्ट की वैल्यू होती है। जो टी टेस्ट है वो क्या शो करता है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस अगर हमें चेक करनी किसी एक वेरिएबल की तो हम टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो सिंगल वेरिएबल की सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए टी टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। इसका रूल ऑफ थंब क्या है जी, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 30 से ग्रेटर हैं, 30 से ग्रेटर है अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, तो टी टेस्ट की वैल्यू अगर आ जाती है +-2, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर टी टेस्ट की आती है 2, तो हम कंसीडर करेंगे कि वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टी टेस्ट की वैल्यू है 6.79। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी वो 10 थी। तो अब यहाँ पर टी टेस्ट की वैल्यू जो है 2 से काफ़ी ग्रेटर है। तो ये तो वैल्यू देख के ही हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है ना 5% लेवल के ऊपर ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट होगा जो हमने लिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने नीचे पे देखा कि क्रिटिकल वैल्यू टेबल से निकाली, जो टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकाली गई वो है 2.306 एट 5% लेवल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 8। तो हमने जब निकाली वैल्यू तो उसके ऊपर जो है हमारे पास ये, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू है 6.79 है। ये 6.79 जो है ये 2.306 से ये ग्रेटर है। तो हम यहाँ से इसको तो ये वेरिएबल जो है ये सिग्निफिकेंट है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें कैसे पता लगा कि टी टेस्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 6.79 है और टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 2.306 है। तो सिग्निफिकेंस चेक करने का क्या तरीका है कि इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल वैल्यू सो वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो हम देख सकते हैं कि 6.79 इज ग्रेटर दैन 2.306, तो ये वेरिएबल जो है सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से हमने टी टेस्ट को चेक किया। तो हमें इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है कि हम इंटरप्रेट रिजल्ट्स को किस तरह से करेंगे। तो अब वो कैसे प्रोसीजर है, एस्टिमेशन और फार्मूले, हमने अभी यहाँ पे इस कोर्स के अंदर उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना हमने। फिर एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसे हम कहते हैं आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या शो करता है, आर स्क्वायर शो करता है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल that is explained by the variation in the independent variable। मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने चेंजेस आ रही हैं, कितने परसेंट चेंजेस आ रही हैं, ये हम आर स्क्वायर से शो करते हैं। सिंपल अगर हम ये कहना चाहें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने परसेंट इफेक्ट शो कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.85। ये 0.85 जो वैल्यू है ये शो करती है कि 85% वेरिएशंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में तकरीबन 85% जो है वो वेरिएशन शो हो रही हैं। या ये कह लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 85% इफेक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। या हम ये भी कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का इफेक्ट जो है
सेल्स के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 85% तक है। हम इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम आगे मूव कर रहे हैं जी। फिर एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमें शो करता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है। कोरिलेशन शो करता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे 0.92 है डिग्री ऑफ एसोसिएशन किसके बिटवीन, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो हमने यहाँ पे लिए हैं। कौन कौन से दो वेरिएबल लिए हैं, हमने लिए हैं एक एडवर्टीजमेंट और एक सेल्स। तो हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट और सेल्स में जो एसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो 92% है। फिर ये एक होता है सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस, एक होता है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें डिफरेंस क्या है कि सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में जो वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो 1 होता है, जबकि मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1 x2 अप टू xk। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जी यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो β1 β2 अप टू βk ये सब क्या है, स्लोप कोफिशिएंट्स। जबकि बीटा नॉट क्या है, बीटा नॉट जो है ये हमारे पास इंटरसेप्ट है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ई आई क्या है हमारे पास, ई आई है रैंडम टर्म या रैंडम एरर। तो हम आगे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पर भी इस किस्म की उसको भी हम जो है कर सकते हैं एस्टिमेशन। अब यहाँ पे चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो ज़्यादा हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे अब देखें कि 2 से ज़्यादा है। अगर 2 तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तो हम मैनुअली फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हों तो हमें जो है वो यूज़ करना पड़ता है कंप्यूटर को। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अब हम इसको बाई हैंड इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको कंप्यूटर के थ्रू ही एस्टिमेट करेंगे जब हमारे पास जो है वो ज़्यादा आ रहे होंगे वेरिएबल्स एक मॉडल के अंदर। तो खैर ये हमारे पास इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो ये इसको फिर देखें, इन रिजल्ट्स को कैलकुलेट किया गया है डेटा लेते हुए एक्सेल के थ्रू। तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने है। ये रिज़ल्ट्स क्या शो कर रहे हैं, ये रिज़ल्ट शो कर रहे हैं कि ये 562 जो है ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और जो 5.437 है ये स्लोप कोफिशिएंट है, और 20.012 ये भी एक स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू है। इधर हम देख सकते हैं कि जो हमने एस्टिमेशन की है इसको एक्सेल के थ्रू, तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो है एक रिज़ल्ट शो हो रहा है, ये सामने हम देख सकते हैं। जो स्लोप की वैल्यू है वो है 5.437। ये वैल्यू क्या शो कर दी है कि अगर एक्स आई में अगर 1 यूनिट चेंज आएगा तो वाई आई में कितना चेंज आएगा, 5.437 यूनिट्स का। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्स आई है ये इसका यूनिट जो है वो क्या है, गैलन्स हैं। इसके बाद जो ई आई है इसका यूनिट भी हम देख सकते हैं कि ये भी जो है गैलन्स में लिया गया है। तो खैर इस हम जब ये यूनिट की जगह हम यूनिट जो है जो भी उसका होगा, गैलन होगा, रुपीज़ होगा, डॉलर होगा, हम वो शो कर सकते हैं, उसी यूनिट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दूसरा जो है वेरिएबल x2, उसके लिए हम देख सकते हैं कि x2 में जो स्लोप कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो 20.012 है। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर x2 में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो yi में 20.012 यूनिट्स का चेंज आएगा। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम आगे जा रहे हैं जी। फिर आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एक हमारे पास होता है सिंपल आर स्क्वायर, एक होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को एडजस्ट करते हुए वो कैलकुलेट किया जाता है। सारी बात है, जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉल करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n माइनस के। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स 2 हैं और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हैं वो 10 है, तो अगर नंबर ऑफ़ पैरामीटर जैसे सिंपल रिग्रेशन में नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स 2 होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, या एक जो है हमारे पास पैरामीटर्स 2 होते हैं, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। तो वहाँ पे n माइनस के अगर आप फाइंड करें तो वो क्या आएगा, 8। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 होंगी और k इक्वल टू 2 होगा तो n माइनस के आएगा 8। तो अब जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन में अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो
इंक्रीज कर गई हैं। हम देखते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज करती है जब नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इंक्रीज करते हैं, प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो फॉल कर जाता है जैसे जैसे पैरामीटर इंक्रीज करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एन माइनस के पहले पैरामीटर जो है सिंपल रिग्रेशन में 2 थे, मल्टीपल रिग्रेशन में पैरामीटर जो हैं वो हो चुके हैं 3, तो अब एन माइनस के हो जाएगा 7। अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंक्रीज करेगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो इंक्रीज करेगी, क्योंकि आर स्क्वायर इफेक्ट होता है ड्यू टू नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में इंक्रीज आ रहा है तो आर स्क्वायर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जब हम जैसे जैसे आर स्क्वायर बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसी के साथ साथ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फॉल करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन, जैसे पहले ऑब्जर्वेशन थी 10, तो पैरामीटर से 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचा? 8। अब अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं 3, तो पैरामीटर्स आएंगे 4, तो हमारे पास n माइनस के क्या आएगा? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे देखें तो एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम के कम होने को एडजस्ट करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.95, जबकि आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.98। ये पहले से ज़्यादा है आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज कर चुके हैं, इसलिए आर स्क्वायर इंक्रीज होता है। और एडजस्टेड आर स्क्वायर इसको एडजस्ट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉल करने को, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इंक्रीज करने को एडजस्ट करता है आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडजस्टेड आर स्क्वायर की एक्सप्लेनेशन क्या है, वही सेम मींस यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो 95% एक्सप्लेनेशन शो कर रहे हैं इन दी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम आगे, ये इसकी जो है इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये शो की गई है जो हमने पीछे लिया। तो अभी हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक होता है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट पूरे मॉडल की ओवरऑल सिग्निफिकेंस शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एफ टेस्ट ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस देखने के लिए लिया जाता है कि देखें एक हमारा मॉडल है, अभी हमने देखा कि एक मॉडल के अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x1 x2। अब हमारे पास अगर हमने x1 की सिग्निफिकेंस चेक करनी है तो हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे, अगर x2 की सिग्निफिकेंस चेक करनी तो हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस चेक करनी है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और एक बीटा नॉट है, एक बीटा 1 है, एक बीटा 2 है, तो इसके लिए ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस देखने के लिए हम यहाँ पे जो है वो चेक करते हैं बाय यूजिंग एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट जो है वो ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस को शो करता है। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या है कि वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, अल्टरनेटिव क्या है? ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजेक्टेड मींस नॉट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये नल हाइपोथेसिस है, ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजेक्टेड। नॉर्मली जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट किया जाता है। तो नल हाइपोथेसिस है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नल हाइपोथेसिस क्या है? नो लीनियर रिलेशनशिप। ऑल्टरनेटिव क्या है? एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट वाई। तो खैर ये हमें शो करता है, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इसका नल हाइपोथेसिस क्या है एफ टेस्ट का, कि द ओवरऑल मॉडल इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। जबकि हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि ओवरऑल मॉडल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, अगर हम सिंपल वर्ड्स में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना चाहें तो ये चीज़ के ये फार्मूला है इसका एफ टेस्ट का, इसके थ्रू हम एस्टिमेशन करते हैं एफ टेस्ट की। तो ये एक एग्जांपल लेके इसको यहाँ पे शो किया जा रहा है। यहाँ पे देखें कि ये पी वैल्यू भी निकाली गई है, और ये चूँकि सॉफ्टवेयर से ये कैलकुलेशन हुई है इसलिए हम इसको इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये मज़ीद उसको दिखाया गया कि एफ टेस्ट की वैल्यू आई है कैलकुलेटेड 168, जबकि एफ टेस्ट की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है 3.89। तो हम देख सकते हैं कि एफ टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओवरऑल मॉडल इज़ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो ये हमारे पास फिर इस तरह से कैलकुलेशन है। तो अब आपको पता है कि रिग्रेशन की
कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके तरह का मल्टी कोलिनैरिटी, हेट्रोसिकिडेसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन, फंक्शनल फॉर्म है, इसके अलावा नॉर्मेलिटी है। ये प्रॉब्लम जो है इकोनोमेट्रिक्स में आपने डिस्कस की हुई हैं, तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये आप बुक के अंदर दी हुई है, अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा इस सब्जेक्ट से इस का जो है वो कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है हम डिस्कस कर चुके हैं एक पहले, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो है मार्केटिंग रिसर्च अप्रोच क्या है, जिसके अंदर कंज्यूमर सर्वे, कंज्यूमर क्लिनिक, मार्केट एक्सपेरिमेंट्स, वर्चुअल जो है शॉपिंग, वो हमने कल डिस्कस किया था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है रिग्रेशन का ये हमने जैसे एक ओवरव्यू लिया है कि जैसे अंडरस्टैंडिंग जो है उसको रिकॉल करने के लिए ये पहले से आपने इकोनोमेट्रिक्स में डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, इसलिए हम इसको जस्ट एक ओवरव्यू हम लेके इसको चल रहे हैं। तो ये मैं आपको जस्ट ऐसे शो कर रहा हूँ चीज़ें जो हमारे पास फंक्शनल फॉर्म और उससे रेलेवेंट जो चीज़ें हैं इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के हवाले से। चलो।